दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर वर्ल्ड चैनल पे, जहां मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट पार्ट को लेकर। ठीक है, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन बुक का है। ठीक है, ये जो बुक है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड है, पूर्णतः बेस्ड है। ठीक, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पार्ट 2। ठीक है, चलिए ये यहाँ से है। ठीक है, उपनिवेशवाद। ठीक है, राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। सन 1797 में बदरपरल आज के वर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। वर्धमान राज्य के जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% की अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। ठीक है, आगे चल के ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। रैयत अर्थात सब का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाये से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर उन्हें गांटीदार या मंडल कहा करते थे। ठीक है, सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल के 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिन्हें वर्धमान की जमींदारी भी थी, अनेक बेनामी खरीदारियों की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों से 15% सौदे नकली थे। 1930 के दशक की और मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया। जोतदारों ने देहात में अपने गांव मजबूत कर लिए। विश्व आर्थिक मंदी 1929 से 33। ठीक है, जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेजचंद वर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहता बचंद के शासन में वर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहता बचंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। बेनामी का शाब्दिक अर्थ गुमनाम है। हिंदी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता था जो अन्य किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते थे और उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता था। लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठेत यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अवैध लगती थी। बुकानन कौन था, चले जानते हैं। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा भी। ठीक है, कलकत्ता, वर्तमान में जिसे कोलकाता के नाम से जानते हैं, के अपने प्रवास के दौरान उन्होंने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की। ठीक है, ये चिड़ियाघर की स्थापना किसने किया था? ये बुकानन ने किया था, कि जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वनस्पति उद्यान के प्रभारी भी रहे। ठीक है, बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने अपने वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है अंग्रेजों के औपनिवेशिक शहर। चलिए देखते हैं। हम 3 बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई के विकास क्रम को गहनता से अध्ययन करते हैं। ठीक है, 3 शहरों मूलतः मत्स्य ग्रहण और तथा बुनाई के गांव थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए। 1668 में बंबई को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को दे दिया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आगरा, दिल्ली और लाहौर जो था शाही प्रशासन और सत्ता के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था।
इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हर एक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना आसान पता हो। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानूनी व्यवस्था बनाए रखता था। अब 18वीं शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन हुए वो चलिए देखते हैं। मुगल राजधानी दिल्ली और आगरा ने अपनी राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय राजधानी लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, आज का जो पुणे है, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर, आज का तंजावुर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने इस अवसर का उपयोग कस्बे, गंज जैसे नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया। व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों ने 1510 में, ठीक है, पणजी में डचों ने 1605 में, मछलीपट्टनम अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में और फ्रांसीसियों ने 1773 में पौंडीचेरी में स्थापित किया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने 1510 में व्यापारिक कंपनी स्थापित की पणजी में। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, ठीक है, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में, ठीक है, 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 ईस्वी में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में पौंडीचेरी में कंपनी स्थापित की। 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका पंतनोन्मुख हो गए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे कंपनी राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे। ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगरपालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसे इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में मेयो द्वारा किया गया। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है 1872 से लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। इसके बाद 1821 से 10 के हर 10 साल में होने वाली जनगणना रिपन के द्वारा नियमित एक व्यवस्था बन गई। मतलब नियमित रूप से, मतलब 1881 के बाद हर 10 साल में जो है नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है, शुरू हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रह गई। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। 1900 से 1940 के बीच 40 साल के दरमियान शहरी आबादी प्रतिशत से बढ़कर लगभग 13% हो गई। बम्बई और मद्रास तेजी से फैले और जल्दी से ही विशाल शहर बन गए। 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियाँ की भी स्थापना शुरू हुई। जमालपुर, ग्वालियर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। चलिए अब देखिए भारत में शहरीकरण 1881 से 1942 के बीच। ठीक है, चलिए देखते हैं। साल 1891 में कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत जो था 9.4 था। 1901 में 10 था। 1911 में 9.4 था। 1921 में 10.2 था। 1931 में 11.1 था। 1941 में 12.8 रहा था। ये कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत जो था इतना था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी वाणिज्यिक कार्यालय इन्हें बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू से ही एक अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन यानी गोरा शहर और ब्लैक टाउन यानी काला शहर के नाम से उद्धृत किया जाता था। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे और पूंजीवादी जैसे आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामने आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं था। उस समय 20वीं के प्रारंभ में यहाँ सही मायनों में केवल 2 औद्योगिक शहर थे, एक कानपुर और दूसरा जमशेदपुर। कानपुर में चमड़े की चीज़ें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर में स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन इससे औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय इजाफा नहीं हुआ। 1857 की
1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि लगता था कि शहरों की जो अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों मतलब नेटिव्स के खतरे से दूर ज्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। ठीक है, ये देखिए पहला हिल स्टेशन। ठीक है, छावनियों की तरह हिल स्टेशन पर्वतीय शहरगाह भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थी। हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। शिमला, जो वर्तमान में शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध 1814 से 1816 के दौरान की गई थी। मतलब गोरखा युद्ध के दौरान शिमला की स्थापना हुई थी नेपाल के साथ। यह युद्ध जो हुआ था नेपाल के साथ हुआ था। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 19 के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिलिंग शिमला में स्थापित कर दी। इस तरह गर्म मौसम में राजधानियां बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया गया। ठीक है, शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया। कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर जा पहुंचे। 1639 में उन्होंने मद्रासपट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग ने चेनापट्टनम कहा कहते थे। किसे क्या कहते थे? चेनापट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता 1746 से 63 के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपनी प्रतिनिधियों को ज़्यादा राजनीतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंप दी। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लाली को आयरकुट द्वारा हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया, जहां ज़्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेरबंदी का रूप दे दिया था, लेकिन किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीय के साथ विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहाँ रहने की छूट थी। ब्लैक टाउन के किले के बाहर विकसित हुआ। इस आबादी को भी सीधे कतारों में बसाया गया था, जो औपनिवेशिक शहरों की विशेषता थी। चिंताद्रीपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। वाशरमेनपेट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रायपुर में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। दुबास मतलब द्विभाषीय ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। वह एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज में गौरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। मतलब भारतीय और अंग्रेजों के बीच का जो वो होता है, ठीक है, मीडिएटर का काम करते थे। ठीक है, तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर और व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे जहां अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। सान थोम और वहाँ के गिरजाघर रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। पेठ एक तमिल शब्द है जिसका मतलब बस्ती, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 20 जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया। 23 जून 1757 में पलाशी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से हमला ना किया जा सके। कलकत्ता को सुल्तान नाती, कालीघाट और गोविंदपुर इन तीनों गांवों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, कलकत्ता को जो सुल्तान नाती, कालीघाट और गोविंदपुर गांवों को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में से सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश जारी कर दिया। नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या
गारेड मठ कहने लगे थे। कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। ठीक है, वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रकाशकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमिटियों का गठन किया गया। ठीक है, वेलेस्ली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी 1817 ने जारी रखा। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। इसका मतलब कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार को ही नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था। 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जो कि उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ियां को अवैध घोषित कर दिया और मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाले कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गया। 1861 से 65 के मध्य 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हो गए। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बे का अर्ब्स पड़िमा इंडीज यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बंगलों में ढलवा छतों का चलन कम होने लगा। हालांकि मकानों की समान योजना में कोई बदलाव नहीं आया था। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली के अनुसार बनाया गया। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्किल कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर हॉर्निमान स्केल रख दिया गया। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेड्डी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया। भारतीय व्यापारियों को नव गॉथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैली भी प्रगतिशील थी। उनके कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। नव गॉथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेजों ने शहर में रेलवे स्टेशन के डिजाइन और निर्माण में काफी निवेश किया था। ठीक है, 20वीं सदी के शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई, जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियाँ के तत्व थे। इस शैली का इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिंदू का है संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक था, बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। चलिए कुछ काल रेखा देख लेते हैं। 1517 ईस्वी में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती है। पणजी में पुर्तगाली, ठीक है, 1510 ईस्वी में स्थापित करते हैं। मछलीपट्टनम में डच ने 1605 ईस्वी में, मद्रास 1639 ईस्वी में, बम्बई और 1661 और कोलकाता ने 1690 में अंग्रेज तथा
पौंडीचेरी 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाती है। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है, वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1774 सर विलियम जोन्स ने द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता बनी। 1803 में कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिंट्स स्थापित हुए। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है। 1854 में बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाई जाती है। 1854 में बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाई जाती है। 1854 में बम्बई में पहले स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना हुई थी। 1857 में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1857 में याद रखिएगा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। 1896 में बम्बई के वाटसन होटल में पहली बार फिल्म दिखाया गया। 1896 में बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगता है। 1912 में कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। ठीक है, 1912 में याद रखिएगा कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। यह घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। अब चलिए देख लेते हैं डलहौजी के द्वारा वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ वर्ष है। किस वर्ष में किया गया? सतारा को 1848 में कब्जा कर लिया गया, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को जो 1852 में अधिगृहित कर लिया गया था, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और करौली 1855 में। ठीक है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य के नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, अब प्रमुख प्रथा जो थी वो देख लेते हैं। प्रमुख प्रथाएं देख लेते। 3 कटिया प्रथा, इसकी विशेषता यह थी, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य होता था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के द्वारा यह समाप्त हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता। ठीक है, महात्मा गांधी जो चंपारण आए थे वो रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा की विशेषता यह थी कि इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। अब तीसरा है गिरमिटिया प्रथा। गिरमिटिया प्रथा की विशेषता यह थी कि एग्रीमेंट कर मजदूरों को विदेश में मजदूरी के लिए ले जाता था, जिनकी स्थिति गुलाम जैसा होती थी। ठीक है, चौथा है सती प्रथा। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का विलियम बेंटिक ने एक्ट 17 के अंतर्गत 1829 में प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, सीधा याद रखना है, सती प्रथा जो है राजा राम मोहन और विलियम बेंटिक के द्वारा चलाया गया, समाप्त कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया। मानव बलि प्रथा 1848 ईस्वी में हार्डिंग 1 ने मानव बलि प्रथा पर रोक लगा दिया। दास व्यापार और दास प्रथा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध और एक्ट 5 के द्वारा 1848 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, दास प्रथा, दास व्यापार और दास प्रथा का संबंध जो है लॉर्ड एलन बरो के द्वारा है। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एक्ट 5 के द्वारा 1848 ईस्वी में ही लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब चलते देखते हैं सूती कपड़ों के मशीनी उत्पादन के कारण 19वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया। 1850 के दशक से ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पूर्व 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन में अग्रणी था। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का व्यापार होता था। 19वीं सदी में पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी और यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया सूती कपड़ा सबसे पहले मौसूल इराक शहर में देखा। इसी आधार पर बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे। ठीक है, कालीकट से कैलिको शब्द निकला है। पुर्तगालियों द्वारा हर तरह के सूती वस्त्र को कैलिको ही कहा जाता था। यूरोपीय व्यापारियों के बही में
सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों मतलब 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी ने उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। वहीं सूती कपड़े हेतु सिटंज, छोटे छींट और कोशा यानी या रूसो और बंडाना शब्द का प्रयोग होता था। गले और या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद को बंडाना कहा जाता था। बारीक मलमल जानदानी बुनाई का प्रसिद्ध केंद्र ढाका और लखनऊ था। ठीक है, बारीक मलमल का जानदानी बुनाई का प्रसिद्ध केंद्र जो था ढाका और लखनऊ था। बारीक मलमल ये हो गया। 18वीं सदी के शुरुआत तक भारतीय कपड़े की लोकप्रियता के कारण इंग्लैंड के ऊन व रेशम के निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इस विरोध के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून पारित किया। इस कानून को कैलिको अधिनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैलिको अधिनियम। क्या कहा जाता? कैलिको अधिनियम। भारतीय कपड़ों के साथ होड़ में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग का ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इसे परंपरागत तकनीकियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, इससे क्या हुआ था? परंपरागत तकनीकियों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इन आविष्कारों के बावजूद दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे और या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी हेतु प्रसिद्ध थे। फारसी भाषा में वस्त्र उत्पादन के गोदाम को ओरांग कहा जाता था। वर्कशॉप हेतु भी यह शब्द प्रयोग होता था। ठीक है, वर्कशॉप हेतु भी यह शब्द जो प्रयोग होता था। 19वीं सदी के अंत में शोलापुर पश्चिमी भारत और मदुरा दक्षिण भारत बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे। महात्मा गांधी के आह्वान के बाद खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। चरखा भारत की पहचान बन गई और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में शामिल किया गया। ठीक है, चरखा को जो है भारतीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में 1931 में शामिल किया गया था। अब चलिए देखते हैं सूती कपड़ों का मिलों का उदय कैसे हुआ, ध्यान देते हैं। भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कतई मिल थी। यह पहला सफल आधुनिक कारखाना कावासाकी डाबर द्वारा खोला गया। 1818 में फोर्ड ग्लासर कारखाना असफल रहा। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये वाला याद रख लीजिए। 1854 में जो बम्बई में स्थापित है, सबसे पहला सूती कपड़ा मिल जो है 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था। 19वीं सदी से ही भारत में इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। 1900 ईस्वी तक बम्बई में 84 कपड़ा मिल चालू हो गई थी। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला। 1862 में कानपुर में भी एक कारखाना खुला। टीपू सुल्तान की तलवार में कार्बन की अधिक मात्रा वाली बुट स्टील के कारण लौह कवच को भी आसानी से चीरने योग्य सख्त और पैनी धार थी। फ्रांसीसी बुकानन के अनुसार टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जो इंग्लैंड की संग्रहालय में सुरक्षित है। बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फेराडे ने 1818 से 22 तक 4 साल भारतीय वुडन स्टील का अध्ययन किया। कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। लौह इस्पात कारखाना वर्ष 1904 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के बेटे दोरा बजी टाटा ने अगरिया समुदाय की सहायता से छत्तीसगढ़ में रजहारा पहाड़ियों में लौह अयस्क की खोज की। वर्ष 1907 में सुवर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर नामक शहर बसाकर यहाँ टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे टिस्को कहते हैं, जिसमें 1912 स्टील उत्पादन होने लगा। 1912 से ही स्टील उत्पादन होने लगा।
राष्ट्र को सुशिक्षित करना। चलिए देखते हैं। 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए। ये सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात थे। जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। विलियम जोन्स ने कानून, धर्म, दर्शन, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया। हेनरी टॉमस कोलब्रुक तथा और नेथनियल ने हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। 1784 में कोलब्रुक और हॉलहेड के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। ठीक है, एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया हेस्टिंग के द्वारा। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाए। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में जो हिंदू कॉलेज उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। मानक भाषा से इतर किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। प्राच्यवादी पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे। थॉमस बेबिंगटन मैकाले सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक था। यह भारत को असभ्य देश मानता था। इसने कहा था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशीय साहित्य के बराबर है। मैकाले के मिंट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मिंट्स में कलकत्ता के मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं देने का प्रावधान था। इन संस्थानों को अपने आभक्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीतिपद यानी वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 याद रखिएगा। वुड डिस्पैच में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से व्यवहारिक लाभ का उल्लेख है। वुड डिस्पैच नीति ने यह तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के अनैतिक चरित्र का उत्थान होगा। 1854 के नीति पद के द्वारा सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 के द्वारा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तर्ज भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 में कोलकाता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरी ने सेरामपुर मिशन की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज सेरामपुर की स्थापना 1818 में किया गया था। अब विलियम एडम की रिपोर्ट देखते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उसे देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट करने का जिम्मा सौंपा था। एडम के अनुसार बंगाल और बिहार में 1830 में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं, जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का निर्णय लिया। 15 जनवरी 1908 को बम्बई में अरविंदो घोष ने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। इनका मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है।
उसने उन्हें सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी भाषा में अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। ठीक है, ये गांधी जी का कथन था। गांधी जी के अनुसार पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। दूसरा है शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर के अनुसार सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाता था। यह संस्था दिसंबर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल गया। नेक्स्ट चैप्टर है नागरिक और आदिवासी विद्रोह। ठीक है, संथाल सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और आगे की चट्टानी प्रदेश के बीच निकलकर वहां एक गांव में पहुंच गया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। दामिन इको के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेज से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 पहुंच गई। 1850 तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, जहां उनका अपना शासन हो गया, जमींदारों, साहूकार, उपनिवेशिक राज के विरुद्ध का विद्रोह करने का समय आ गया था। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूमि जिलों में से लिया गया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, भैरव चांद फूलो और झानो भाई बहनों ने किया था। ठीक है, इन 6 भाई बहनों ने किया था। भारत में सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह संथाल विद्रोह है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब आते हैं मुंडा विद्रोह पे। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, कुछ स्रोत में 1870 में भी दिए जाते हैं। ठीक है, हुआ था। अर्की प्रखंड के उल्ली हातू गांव में कर्मी मुंडा और सुगना मुंडा के घर हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु जो हुआ था 35 रोग के कारण 9 जून 1900 में संदेहास्पद स्थिति में रांची जेल में हो गया था। ठीक है, ये मुंडा संथाल और उरांव आदिवासी समूह के नेता थे। उन्होंने ऐलान किया था कि इन्हें भगवान ने लोगों की रक्षा और दिकाओं की गुलामी से आज़ाद कराने हेतु भेजा है। इन्हें धरती का आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती का आबा भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुंडा संथाल और उरांव आदिवासी समूह के नेता थे। इन्होंने ऐलान किया कि इन्हें भगवान ने लोगों की रक्षा और दिकाओं की गुलामी से आज़ाद कराने हेतु भेजा है। इन्हें धरती का आबा भी कहा जाता था। प्रतिभूमि क्या होती है, चलिए देखते हैं। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन। ठीक है, प्रतिभूमि कहते हैं कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को। आदिवासियों में घुमंतू खेती अर्थात झूम खेती का प्रचलन था। कुछ इलाकों में आदिवासी समूह शिकारी और संग्राहक थे। पशुपालन द्वारा ये अपना जीवन भी चलाते थे। ये चारवाए थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड में पालते थे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां चलाते थे। ठीक है, मध्य भारत के बेगा समुदाय औरों का काम नहीं करते थे, क्योंकि ये खुद को जंगल की संतान मानते थे। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को बेवर कहा जाता था। मध्य प्रदेश में घुमंती खेती को बेवर कहा जाता था। पूर्वोत्तर की निशी आदिवासियों का घर लठों से बनाया जाता था। अब वन कानून के बारे में जान लेते हैं। वन कानून। आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। वन कानून के तहत अंग्रेजों ने सारी जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ला। इमारती लकड़ी वाले वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। वन कानून के विरोध में 1906 में सोंगराम संगमा द्वारा असम में तथा 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ। वर्तमान झारखंड में हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम कीट पालते थे।
19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों तथा महाजनों के शोषण के खिलाफ बगावत किया। चलिए देख लेते हैं विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता। और वर्ष 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। 1855 से 56 में संताल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व जो सिद्धू, कानू, भैरव व चांद ये सब भाई थे, ठीक है, चारों। 1899 में इस 99 से 1900 में मुंडा उलगांव विद्रोह हुआ था, मुंडा या उलगांव विद्रोह, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। 1910 में बस्तर विद्रोह, जिसका नेतृत्व गुंडा धूर ने किया था। 1940 में वर्ली विद्रोह, जिसका नेतृत्व जो था गोदावरी पारुलेकर ने किया था। अब बम्बई दक्कन विद्रोह देख लेते हैं एक बार। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने शाहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह दक्कन में 1875 में हुआ। यह आंदोलन पूना यानी आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ था। सुपा एक विपणन केंद्र था, विपणन केंद्र मतलब मंडी, जहां अनेक व्यापारी और शाहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत मतलब किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकार से उनके बही खातों और इन बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेना बुला ली गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से बहुतों को दंडित कर दिया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। रिकार्डो के विचार के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का एक ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयत कहा जाता है, ठीक है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी। चलिए देखते हैं दक्कन दंगा आयोग। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारण की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाई। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बॉक्स में क्या दिया गया है। कालक्रम है, ठीक है। 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त स्थापित हुआ। 1800 का दशक संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 ईस्वी तक बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त स्थापित हुआ। 1820 के दशक में कृषि कीमतें गिरने लगी। बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया होने लगी। 1855 से 56 में संथालों की बगावत शुरू हुई। 1861 में कपास में तेजी से समारंभ हुआ। 1875 में दक्कन के गांव में रियायतों ने बगावत की, ठीक है। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया कि राजस्व इतना अधिक था, बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव को छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास की 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य
दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटिश के कपास क्षेत्र, मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई, जब वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों की आयात हुआ। ठीक है, 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकरों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेली भारत से जाता था। पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है 1857 का विद्रोह। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। भारत के उत्तरी भाग में 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध बगावत कर दी। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिक से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और शहरी रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले भोजन खाकर उठे ही थे। उन्हें फाटक पर हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हम गाय और सूअरों की चर्बी की लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। 34वें ANI बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इन्होंने अपने 2 अफसर ह्यूजसन और बाग पर गोली चलाया था। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दे दिया गया। कुछ ही दिन बाद मेरठ में सिपाहियों ने एक इनफील्ड राइफल और कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को यह लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ाया गया है। 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया तथा उन्हें 10-10 साल की सजा दी गई। मेरठ के विद्रोह सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर बगावत कर दी तथा हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया। विजयी सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बख्त खान सेनापति घोषित किया गया। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने खुद को पेशवा तथा बहादुर शाह जफर के अधीन गवर्नर घोषित किया। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। इनका भरपूर सहयोग इनके सेनापति तात्या टोपे ने किया। लखनऊ में वाजिद अली खां शाह के बेटे बिरजिस कद को नया नवाब घोषित किया गया। इसने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। बिरजिस कद्र की मां बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की नेतृत्व की। ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल महकपरी के नाम से भी जानी जाती है, जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की रानी थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन की। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह के नेतृत्व किया। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को भेजे गए टेलीग्राम में अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। बरेली के सिपाही बखत खां के नेतृत्व में विद्रोहियों की विशाल टुकड़ी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। इस उथल पुथल के बाद कंपनी ने पूरी शक्ति से विद्रोह को कुचल दिया। सितंबर 1857 में पुनः दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ठीक है, बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया, जहां नवंबर 1862 में बहादुर शाह का निधन हो गया।
मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई उन्हें मार दिया गया। खेड़ी विजय के पश्चात अवंतीबाई लोधी को भी मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापेमार युद्ध चलाते रहे। मानसिक की गद्दारी के कारण सोई हुई अवस्था में बंदी बनाकर 18 अप्रैल 1859 को इन्हें शिवपुरी जेल में फांसी दे दिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा कर दिया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किला से निकाल कर दिल्ली में ही कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। ठीक है। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोही के गुस्से का शिकार बनने लगे। सातवीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नई कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तब नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। उन्हें भागने की घटना का नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजी से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें से यह था कि वे फौरन दिल्ली गए और उन्हें बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत के बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की भी थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिया गया जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा है। ठीक है। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियों, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों और महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए फैल रहा था। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयं पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तानाबूद करने का अलख जगा रहा था। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी कास्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। ठीक है। हम देखते हैं शाहमल। ठीक है। शाहमल उत्तर प्रदेश के बरूद परगना के एक बड़े गांव में रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके जमीन सिंचाई की सुविधा और में से लैस और उपजाऊ थी। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बरूद परगना के गांव वालों को संगठित किया। शाहमल ने 84 देश के मुखिया और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला। उसे न्याय भवन का नाम दिया। वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। जब 1856 में लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष 30 जून 1857 ईस्वी को हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुँह की खानी पड़ी। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो की कमांडेंट
कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाली नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति को छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खालसी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी, यह अफवाह भी जोरों पर थी। अंग्रेज सरकार ने हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली थी। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान की इस भविष्यवाणी से बल मिला कि पलासी की जंग 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को कब्जे में ले लिया था। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व में कहा जाता है कि उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं थे। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि वे गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। मतलब गिलास फल मतलब अर्थात चेरी से है, ठीक है। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। 1801 से इस अवध में सहायक संधि थोप दी गई। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों को तैनात की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुए क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा ही नहीं था कि जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासतों में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को क्या कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया कि यह एक ने लिखा था कि देह से जान जा चुकी थी, सर की काया बेजान थी, कोई सड़क कोई बाजार और घर ऐसा ना था जहाँ से जाने आलम से बिछड़ने का विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात का शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लय लेनो, ठीक है। अंग्रेज बहादुर आइन और मुल्क लय लेनो, ठीक है। इस लोकगीत से इस शोक को व्यक्त किया है। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को में लाचार कर दिया। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों के जागीरों और किले बिखरे हुए थे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों को हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था। अवध जैसे चीनी इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था। वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों के और किसानों के ही हाथों में थी। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुँचने लगा, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गाँव से ही भर्ती किए गए। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई कारण पैदा हो चुके थे। अब उत्तर भारत में सिपाही और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, ठीक है। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाएं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। आजमगढ़ घोषणा हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद उत्पन्न करना। 25 अगस्त 1857 में विद्रोह क्या चाहते थे, इसके बारे में हमारी जानकारी का एक मुख्य स्रोत है।
अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए गए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोही ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई, वो राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। दमन 1857 के बाद हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह का कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानून के जरिए न केवल समूचे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कानून मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है, सज़ा ए मौत। विशेष कानून और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहों की तरह वे भी सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली तक की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोवेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने के अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई थी। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे एक आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। अवध में फॉर्सिथ नाम की एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामी और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेज का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरी लौटा दी जाएगी। रक्षकों का अभिनंदन। अंग्रेज द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया। 1859 में थॉमस जॉन्स वॉकर द्वारा बनाया गया चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ की रात इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंस में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर 1857 को जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। इन्होंने विद्रोहों को तितर-बितर कर दिया, ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता था। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगे। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। हजरत महल का मकबरा जमा मस्जिद के घंटाघर के पास काठमांडू, नेपाल में स्थित है। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की आग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने ऐसे माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिरोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजिता का प्रदर्शन करना ही चाहिए।
जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नए नरमी और दया भावशील सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। 20वीं सदी के में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता है जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाती हुए आगे बढ़ रही थी। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा सुकुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़ पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की एक छवि हम लोगों के बीच में बनी हुई है रानी लक्ष्मीबाई की। विद्रोह के बाद क्या हुआ देखते हैं। अंग्रेज 1859 के अंत तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया। 1858 के भारत शासन एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा अधिकार ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। देश की सभी शासकों को विद्रोह के बाद भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा करने का भरोसा दिया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती कराने के बजाय अब गोरखा, सिखों, पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जा रहे थे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक और रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और तथा जमीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ भी बनाई गई। 1817 में 1857 से ही घटना उड़ीसा में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। पाइका विद्रोह के नेता बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में किया गया। पाइका विद्रोह जो है नेता बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में किया गया। विद्रोह का दमन थॉमस हिस्लॉप ने किया था। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में 1850 से 60 के मध्य विशाल जन विद्रोह हो रहा था, जिसका नेतृत्व हांग जी-कुआंग ने किया। यह विद्रोह परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए हुआ। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब 1857 के विद्रोह पर जो मत दिए गए थे उनके बारे में जान लेते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये वीडी सावरकर ने कहा था राष्ट्रीय 1857 को। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह जन विद्रोह बेंजामिन डिजारेली ने कहा था। पूर्णतया सिपाही विद्रोह जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध, टी.आर. होम्स ने कहा था। धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध, L.A.R. रीज ने कहा था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ये R.C. मंजुमदार ने कहा था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम, ये जो है R.C. मंजुमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, इससे अशोक मेहता ने कहा था। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था, ये P. रॉबर्टसन ने कहा था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को कवर करूँगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।